जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने मुझसे पूछा और जो आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस पूरी तमाम घटना का जो हो रहा है, क्योंकि भारत के ईस्ट में एक इस्लामिक मुल्क है, वेस्ट में एक इस्लामिक मुल्क है, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके 100 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से सीधे तौर पे लगता है। तो एक ये मान के चलें कि हम 3 इस्लामिक देशों से घिरे हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश को कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो बाद में वहां बड़ा जैसे कह सकते हैं कि असली इस्लाम के दावेदार आए, नहीं तो जो भारतीय संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो बंगाल की भाषा थी, जो वहां के खान पान थे, जो शौक थे, जो संगीत था, तो वो एक एक तरीके से कल्चर सिंथेसिस के चलते बांग्लादेश में जो उग्रता इस्लाम की असली असली इस्लाम है वो अब नजर आता है। तो अब तीसरा मुल्क आया हमारे सामने, अफगानिस्तान। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, और हम उस गलती को रिपीट करना चाहते हैं और अलग अलग शक्लों में करना चाहते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस वक्त भारत के अंदर एक धड़ा है, और उनको लगता है कि इस वक्त अमेरिका की हार हो गई है, और अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसको एंटी नरेंद्र मोदी लोगों ने जिताया था, जो बिडेन को अपना चचा बना के लाए थे। आज बिडेन साहब भाग गए हैं, तो उस पर सवाल जरा सा बड़े मुश्किल से उनको करना पड़ रहा है कि अमेरिका वहां से चला गया है। तो भारत के अंदर जो संकट है उसका एक हल्का सा आपको बानगी यहां से मिल सकती है कि अभी तालिबान की सत्ता स्थापित नहीं हो पाई है। पूरी दुनिया उस पॉलिटिक्स को देख रही है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठता है, उसको उसका इंतजार कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो। लेकिन भारत के अंदर एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री, उसने अपने हिडन एजेंडे को बाहर निकाला, जो पाकिस्तान की पपिट है, पाकिस्तान के खाने पीने पे पलती है, और पाकिस्तान के गाने भी गाती है, मुजाहिदीन के भी गाने गाती है, और कश्मीरी हिंदू पंडितों में उसके पिता का नरसंहार में सीधे तौर पे हाथ है। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के अंदर जो एक फोर्स है वो किस तरफ जा रही है, और भारत की सरकार को उस फोर्स से भी टकराना है, और तालिबान को भी टकराना है, और रशिया और अमेरिका और चाइना के बीच में अपनी पोजीशन को भी रखना है। उसने ये कहा, उस महबूबा मुफ्ती ने, कि देखिए अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क को तालिबानों ने मार भगाया है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को सीखना चाहिए कि कश्मीर पे ज्यादा जुल्म ज्यादती न करे। अब ये आप समझ सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक और हम गलती कर रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में है और तालिबान कोई एक अकेला कोई आइडेंटिटी है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज तालिबान सिर्फ तालिबान नहीं है, आज तालिबान के साथ में आईएस है, अल-कायदा है, जैश ए मोहम्मद है, आईएसआई जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो शामिल है, लश्कर तोयबा शामिल है, रोहिंग्या मुसलमान शामिल है, बांग्लादेशी मुसलमान शामिल है, और भारत के लिबरल शामिल है, एकेडमिशियन शामिल है। ये तमाम सारे लोग वो हैं जो आप भारत के टेलीविजनों के ऊपर जब डिबेट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस्म का कवरिंग फायर दिया जा रहा है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप देखें कि टेलीविजन पे बैठ करके लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो जुल्म ज्यादती की है उसकी वजह से तालिबान ये हुआ है, और अमेरिका ने ही पैदा किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान के साथ भारत को जो है अच्छा व्यवहार करके उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, और भारत को हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे इस बात को, तो एक चीज और आपको ताज्जुब की लगेगी, और वो ये है कि आप देखें कि रशिया है, चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, और इस वक्त भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी है। तो भारत की स्थिति अगर आप वर्ल्ड फोरम पे भी देखें तो वो नहीं है जो 79 में हुआ करती थी। तब के भारत में और आज के भारत में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम देखते हैं कि अबू बकर से चल के इस्लाम अल बगदादी तक पहुंचा, और 79 से तालिबान मुल्ला उमर से चल के मुल्ला ब्रादर तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर के इसी के बीच में तालिबान और इस्लाम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तब मुल्ला उमर था जिसकी एक आंख खराब थी, अब मुल्ला ब्रादर नाम का पैदा हो गया।
तो ये तमाम सारे लोग हैं, और इस बीच में आपने कई सारे देखे होंगे, अल जाबरी भी आए, उसामा बिन लादेन भी आए, ये तमाम सारे लोग आए। तो भारत के लिए इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि भारत कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कर रहा है, और एक चीज इंश्योर कर दी भारत की तरफ से, वो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज से 10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, उन्होंने बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग की, और ये कहा कि हमें किसी भी कीमत पर हम तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं देंगे। तो अब ये एक स्टैंड हो गया। अब ये उन्होंने बाकायदा रूट आउट कराया और फिर उसके बाद ये अनाउंस कर दिया। तो इस वक्त जो भारत के सामने चुनौती है कि भारत के अंदर 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, और वो मक्कार हैं और मुनाफिक हैं, वो अपने आप को कितने कितने रंगों में कह लें, लेकिन सबका एजेंडा एक है। सब अंदर से खुश हो रहे हैं कि तालिबान जो है भारत को सबक सिखाएगा और भारत की हुकूमत क्या करेगी। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वहां पे सिख जो रहते थे, हिंदू जो रहते थे, बौद्ध जो रहते थे, जिनको मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। कुछ दिन पहले भी आपने सुना कि अफगानिस्तान के अंदर पूरा एक गुरुद्वारा उड़ा दिया और वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भाग कर यहाँ आए। तो अभी देखिए, जैसे ये बात हुई, फौरन एकदम सीए की बात इस देश में चलने लगी कि देखिए वहां से तो मुसलमान भी भाग के आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा रहा। ये मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये मक्कार मुसलमान हैं जो मारे जा रहे हैं। उन्हें तालिबान वाला इस्लाम जो कुरान कहता है उसे नाफिज नहीं करते। तो भाई, आपके साथ मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आपकी हरकतों की वजह से आप पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन सिख के साथ, हिंदू के साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजक है, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो वहां तो पहले भी बमों से मारा जा रहा था, और जिस वक्त मैं समझता हूं कई लाखों में हुआ करते थे सिख, आज तो वहां चंद हजारों में रह गए। तो ये फौरन सीए के देखिए जी, हजार से भी कम रह गए हैं। तो अब आप सोचिए, अभी पीओ रिसर्च की रिपोर्ट आई कि 99% जो वहां के लोग थे अफगानिस्तान के, वो शरिया कानून चाहते थे वहां पर, और अब वो वहां से भाग रहे हैं। और दूसरा, एक हमारे देश में एक ऐसा तबका है जिनको बड़ा डर लग रहा था पिछले 6-7 साल से, तो अब उनके पास एक ऑप्शन बन गई है जाने की। नहीं, मैंने तो कहा है कि आमिर से लेके हामिद तक जितने भी हैं, अंसारी से लेकर के सैयद तक, सबको सच्चा इस्लाम, जमीन पे उतरने वाला इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम, आसमानी किताब का इस्लाम, इस किस्म का उस इस्लाम में जेर जबर और नुक्ते की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के फजल से वो अल्लाह की ख्वाबों का, ख्वाहिशों का इस्लाम जमीन पर है। ये तमाम 30 करोड़ मुनाफिक जो बरेलवी हैं, जो देवबंदी हैं, जो अहले हदीस हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो जाएं, और इत्तेफाक से तालिबान अभी हुकूमत सर्व भी नहीं हुई है, वीजे की भी जरूरत नहीं है, पैदल निकल जाएं, कोई कहीं से जरूरत नहीं है कि टिकट भी लेनी पड़े। लेकिन मैंने वही कहा कि तालिबानों ने इस हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमानों के, जो दोहुमुए डबल स्टैंडर्ड मुसलमान है इस देश के अंदर, जो अलग अलग समय पे अलग अलग किस्म की टोपियां पहनते हैं और हिंदुस्तान के सियासी लीडरों को टोपी पहनाते हैं। ये बात अलग है कि 70 साल में एक आदमी ने जिसने टोपी नहीं पहनी है, उसे टोपी पहनाने में ये बेचारे असफल हो गए हैं, इसलिए परेशान है कि सबको तो पहना ही हमने, लेकिन इसने नहीं पहनी है, इसलिए इसके दिमाग खुला हुआ है, इसका एंटीना खुला हुआ है, इसको सोचता भी है और समझता भी है। तो यहाँ के मुसलमानों की पोल खुल गई है।